नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास निर्मला में। यह उपन्यास भारतीय मध्यवर्गीय समाज में व्याप्त दहेज प्रथाओं, पितृसत्ताओं, कुंठित मनोवृत्तियों, स्त्री जीवन की दुविधाओं तथा सामाजिक मान्यताओं की सूक्ष्म एवं गहरी विवेचना करता है। प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास में 1920 के दशक के समाज में व्याप्त दहेज प्रथा, स्त्री उत्पीड़न और बेमेल विवाह जैसी कुरीतियों पर गहरी चोट की है। यह उपन्यास एक संवेदनशील युवा लड़की निर्मला की जिंदगी की दुर्दशा को चित्रित करता है, जो सामाजिक दबावों और पारिवारिक मजबूरियों के कारण दुखद जीवन व्यतीत करती है। प्रेमचंद ने समाज के उन पक्षों को उजागर किया है जो तब भी समाज में विद्यमान थे और आज भी कहीं न कहीं प्रासंगिक हैं। अध्याय 1। मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास की मुख्य नायिका निर्मला है, जो एक 15 वर्षीय सुंदर, संस्कारी और पढ़ी लिखी लड़की है। निर्मला एक समृद्ध और प्रतिष्ठित परिवार की बेटी है। उसके पिता उदयभान एक प्रसिद्ध वकील हैं, जो न्यायप्रिय और सम्मानित आदमी होने के साथ साथ परिवार के मुखिया हैं। उसकी मां कल्याणी भी एक संस्कारी गृहिणी हैं, जो परिवार की सार संभाल करती हैं। निर्मला का परिवार 4 संतानों वाला है, जिसमें निर्मला सबसे बड़ी बेटी है। उसके बाद एक छोटी बहन कृष्णा और 2 छोटे भाई चंद्रभान और सूरजभान हैं। परिवार की सामाजिक स्थिति मध्यम वर्गीय है और सभी सदस्य पढ़ाई लिखाई और संस्कारों को महत्व देते हैं। निर्मला और भुवनचंद्र का रिश्ता तय होता है। भुवनचंद्र भी वकील है और निर्मला का मंगेतर बनता है। दोनों की उम्र लगभग समान है और दोनों के परिवार आपस में बेहतर सामाजिक संबंध रखते हैं। शादी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। ये रिश्ता प्रेम और सामाजिक समरसता का प्रतीक माना जाता है। निर्मला की दुनिया सुखद और शांतिपूर्ण है। वह अपने पिता के कठोर परंतु दयालु स्वभाव से अच्छी तरह परिचित है और पिता से अत्यधिक लगाव रखती है। निर्मला पढ़ाई में प्रतिभाशाली और संस्कारी है, जो जीवन में अच्छा करना चाहती है। अध्याय 2। परिवार की खुशहाली तभी अचानक संकट में पड़ जाती है जब निर्मला के पिता उदयभान की हत्या हो जाती है। एक पुराने दुश्मन के हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और जल्दी ही उनका निधन हो जाता है। ये घटना परिवार के लिए एक भयानक सदमा है। निर्मला की मां कल्याणी सदमे में आ जाती है। पिता के जाने से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है, क्योंकि उदयभान परिवार के मुख्य कमाने वाले और सहारे थे। उनकी मौत से निर्मला का मंगेतर भुवनचंद्र का रिश्ता भी टूट जाता है। भुवनचंद्र मंगेतर होते हुए भी दहेज न मिलने की वजह से शादी से मना कर देता है। ये निर्मला और उसके परिवार के लिए गहरा झटका है। दहेज प्रथा की वह कड़वी सच्चाई सामने आती है जो समाज की मजबूरियों और जातिगत सोच को दर्शाती है। ये टूटता रिश्ता और पिता की मृत्यु से निर्मला और उसके घर की स्थिति संकटमोचन हो जाती है। अब आर्थिक किल्लत के चलते निर्मला की शादी के लिए सही वर खोज पाना मुश्किल हो जाता है। अध्याय 3। निर्मला की मां कल्याणी जब तरह तरह से बेटी के लिए वर खोजती हैं तो एक पंडित मोटूराम की सलाह पर उसका विवाह अधेड़ उम्र के मुंशी तोताराम से कर दिया जाता है। तोताराम एक विधुर वकील है, जिनकी पहली पत्नी का निधन हो चुका है और जिनके 3 बेटे हैं। तोताराम की उम्र लगभग 40 वर्ष है और वह अपने बच्चों के प्रति कठोर और जिज्ञासु है। उसका बड़ा बेटा मनसाराम, जो लगभग निर्मला की उम्र का युवा है, पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन पिता के कठोर व्यवहार से उसमें उदासी छाई रहती है। दूसरे 2 पुत्र भी अपने तरीके से अपनी समस्याएं लाते हैं। निर्मला को अपने पिता से उम्र में बहुत बड़ा पति मिला है और उस घर में अब उसे उचित दर्जा और स्थान पाना एक कठिन समस्या है। आर्थिक मजबूरियों और समाज की अपेक्षाओं के चलते निर्मला इस विवाह को स्वीकार करती है, बावजूद इसके कि वह अपने पति के प्रति कभी प्रेम महसूस नहीं कर पाई। अध्याय 4। शादी के बाद निर्मला के जीवन में बड़े बदलाव आते हैं। प्रारंभ में उसका मन बेहद उदास और स्तब्ध सा रहता है। उसने अपने जीवन को नीरस और दुखों से भरा समझ लिया है। वह अपने कर्तव्य को स्वीकार करती है, लेकिन अपने लिए खुशहाली की आशा छोड़ चुकी है। पति तोताराम काम के बोझ से परेशान रहता है। वह न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ है। निर्मला उसकी थकान और चिंताओं को समझती है, परंतु पति पत्नी के बीच प्रेम स्थापित नहीं हो पाता। तोताराम की नज़रों में निर्मला भले ही सुंदर और योग्य हो, पर वह अपने अधेड़ उम्र और संदेह की वजह से उससे दूरी बनाए रखता है। घर में बड़ी बेटे मनसाराम के साथ निर्मला की एक मित्रवत और भावनात्मक निकटता बन जाती है। मनसाराम भी पिता की कठोरता से दबा हुआ होता है और निर्मला को एक स्नेही सहारा मानता है। इस दोस्ती से तोताराम को गहरा शक होता है, जो धीरे धीरे उसके मन में ईर्ष्या और अविश्वास का भाव जागृत करता है। घर का वातावरण तनावपूर्ण रहता है। मनसाराम की कमजोरी और उदासी भी घर के माहौल को और गंभीर बनाती है। परिवार के दूसरे 2 पुत्र भी अपने अपने तरीके से घर की स्थिति बिगाड़ते हैं। एक चोरी की प्रवृत्ति में पड़ जाता है तो दूसरा रास्ता भटक जाता है। इन परिस्थितियों में निर्मला अपने कर्तव्यनिष्ठ एवं सहनशील स्वभाव के चलते परिवार की देखरेख करती रहती है। अध्याय 5। निर्मला के वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां बढ़ती जाती हैं। तोताराम के 3 बेटे अलग अलग स्वभाव और इच्छाओं के चलते परिवार में तनाव उत्पन्न करते हैं। बड़ा बेटा मनसाराम पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन पिता की कठोरता से वह मानसिक रूप से दबा हुआ है।
मंझला जयाराम लापरवाह और विद्रोही प्रवृत्ति का है, जबकि सबसे छोटा सियाराम अभी मासूम और विनम्र है। निर्मला पूरे परिवार की देखभाल करती है, खासकर बच्चों का स्नेह और पालन पोषण उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। उसकी ममता और सहनशीलता घर की समस्याओं को संभालने के लिए सहारा बनती है। मगर घर की दूसरी औरतें, विशेषकर तोताराम की विधवा बहन रुक्मिणी, निर्मला पर निगरानी रखती हैं और उसे ताने देती हैं। रुक्मिणी की आलोचनाएं निर्मला को बार बार मानसिक पीड़ा देती हैं। तोताराम भी बच्चों के असभ्य व्यवहार को लेकर क्रोधित रहता है और उनका शिक्षा तथा संस्कार ठीक करने में ज्यादा कठोरता दिखाता है, जिससे घर का वातावरण और तनावपूर्ण हो जाता है। तोताराम मनसाराम को बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहते हैं ताकि उसकी शिक्षा बेहतर हो और वह पिता की अपेक्षाओं पर खरा उतर सके। बच्चे भी निर्मला से पैसों की मांग करते हैं, जो उसे असहज करता है, क्योंकि अब वह अपने परिवार के अंतर्गत पूर्ण जिम्मेदारी का अनुभव करती है। परिवार में प्यार और सम्मान का अभाव है, जिसका प्रभाव निर्मला की मानसिक स्थिति पर गहरा पड़ता है। निर्मला अपने पति तोताराम की कठोरता और पुत्रों की बढ़ती शरारत के बीच दबाव में है, फिर भी वह निडर होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करती है। परिवार की इस डोर कमजोर होने लगती है और पारिवारिक विघटन की शुरुआत हो जाती है। अध्याय 6। निर्मला के परिवार में संकट गहराता ही जा रहा है। दहेज प्रथा का अभिशाप इस अधेड़ उम्र की विवाहिता के जीवन पर भारी पड़ता है। आर्थिक तंगी और सामाजिक दबाव के चलते परिवार के सदस्य आपस में उलझ जाते हैं। यहाँ तोताराम की बहन रुक्मिणी का व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है, जो निर्मला के साथ कड़वा व्यवहार करती है और छोटी छोटी बातों पर ताने देती रहती है। उसने निर्मला की ममता और स्वाभिमान को चोट पहुंचाई है। वह निर्मला को बार बार ताना मारती है कि वह अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में असफल है। निर्मला अपनी छोटी बहन कृष्णा के विवाह को लेकर भी चिंता में है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह बहन के लिए अच्छे वर की खोज में कठिनाई महसूस करती है। वह स्वयं की जरूरतों को तो स्थगित कर चुकी है, लेकिन घर की समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। बच्चों में भी विवाद और अनुशासनहीनता बढ़ रही है। मनसाराम को बोर्डिंग स्कूल भेजने की योजना बनती है, लेकिन परिवार के भीतर यह निर्णय भी कलह का कारण बनता है। तोताराम की निगाहों में मनसाराम और निर्मला के बीच की मित्रता भी संदिग्ध लगने लगती है, जो परिवारिक कलह को और गहरा करती है। निर्मला शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ा सह रही है, परंतु वह डटकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करती है। उसका संघर्ष दहेज प्रथा और बेमेल विवाह की दर्दनाक सच्चाई को उद्घाटित करता है। उसके जीवन में सफलता, प्रेम और संतोष के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। अध्याय 7। अविश्वास और संदेह निर्मला के जीवन में अब एक नया संकट लाता है। पति तोताराम का उसमें संदेह और अविश्वास बढ़ने लगते हैं। वह निर्मला और बड़े बेटे मनसाराम के बीच की मित्रता को गलत नज़रों से देखता है। तोताराम के मन में ये भय बैठ जाता है कि कहीं इस मित्रता के पीछे कोई अनैतिक संबंध तो नहीं है। ये शक उसके मनोबल को कमजोर करने लगता है और उसके व्यवहार में कटुता भर देता है। घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। तोताराम अक्सर निर्मला पर छोटे छोटे प्रकरणों को लेकर गुस्सा करता है और उसकी नीयत पर सवाल उठाता है। निर्मला के लिए यह अत्यंत कष्टकारी होता है, क्योंकि वह पूर्णतया निर्दोष है और अपने परिवार की भलाई के लिए सदैव प्रयत्नशील रहती है। तोताराम के संदेह का प्रभाव परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। उसके मन में निर्मला की छवि खराब करने की इच्छा और भी बढ़ती जाती है। घर में दरारें और भी गहर होती जा रही हैं, जो एक भावनात्मक विस्फोट का रूप ले रही हैं। निर्मला अपनी पीड़ा को सहन करती है, लेकिन पति के अविश्वास और परिवार के बिखरते रिश्तों से उसका अंतर्मन टूटा हुआ होता है। समाज की कठोरता, पितृसत्ता की मानसिकता और दहेज जैसी कुरीतियों के बीच उसका जीवन पूरी तरह संघर्षशील और दुखदायी हो जाता है। निश्चय है कि इस अध्याय में प्रेमचंद ने परिवार के भीतर अविश्वास के विषैले फल और स्त्री के मनोवैज्ञानिक संकट का संवेदनशील चित्रण किया है। निर्मला की मजबूती और सहनशीलता के विपरीत उसके प्रति घर के सदस्यों का व्यवहार उसके लिए मृत्यु की तरह लगता है। अध्याय 8। निर्मला अब अपने जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार कर अपने कर्तव्यों के प्रति अडिग हो जाती है। पहले जहां वह अपनी पीड़ा और निराशा में डूबी रहती थी, अब उसने अपने कर्तव्यबोध को महत्व देना शुरू कर दिया है। उसने अपने व्यक्तिगत दुख को पीछे छोड़कर अपने परिवार के लिए समर्पित हो जाने का निश्चय किया है। निर्मला अपने ससुराल के बच्चों की देखभाल में पूरी तरह लगी रहती है। खासकर बड़े बेटे मनसाराम की देखभाल में वह अपनी मातृ भावनाओं को समर्पित करती है, जबकि घर में एक तनावपूर्ण माहौल बना रहता है। पति तोताराम के संदेह और अविश्वास के बावजूद निर्मला अपने कर्तव्यों को निभाने में पीछे नहीं हटती। परिवार की दूसरी औरतें, खासकर सास और तोताराम की बहन रुक्मिणी, निर्मला से अप्रसन्न रहती हैं और उसकी हरकतों पर आलोचना करती हैं। रुक्मिणी बार बार निर्मला को ताने देती है, जिससे घर में तनाव बढ़ता है। बावजूद इसके निर्मला धैर्य और संयम से सबका सामना करती है। निर्मला की छोटी बहन कृष्णा की शादी भी होने लगती है। यह शादी उसी घर में हो रही है जहां पहले निर्मला की शादी पहले तय थी। आश्चर्य की बात यह है कि इस बार विवाह बिना किसी दहेज के तय हो जाता है, जो दहेज प्रथा के खिलाफ एक सकारात्मक कदम है।
ये घटना उपन्यास में बदलाव और आशा का संक्षिप्त संकेत है। निर्मला अब अपने दुखों और परिवार के संकटों के बीच एक मजबूत स्त्री के रूप में उभरती है। उसकी इस मानसिक मजबूती का चित्रण प्रेमचंद ने बड़ा संवेदनशीलता से किया है। अध्याय 9। इस अध्याय में निर्मला की जीवन की पीड़ा और भी गहरी हो रही है। इस अधेड़ उम्र की विवाहिता को घर में पहले से चल रहे तनाव और संदेह के बीच एक और बड़ा झटका लगता है। एक रात घर में से उसके गहने चोरी हो जाते हैं, जिनका मूल्य 5 से 6 हजार रुपये का था। ये गहने निर्मला के लिए केवल आभूषण नहीं, बल्कि उसका आत्मसम्मान और आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक थे। गहनों के चोरी होने के बाद निर्मला का मनोबल टूट जाता है। उसे यह महसूस होता है कि अब वह पूरी तरह अकथनीय संकटों में फंसी हुई है और उसके पास कोई सहारा नहीं बचा। पति तोताराम और परिवार के अन्य सदस्य इस चोरी को लेकर अलग अलग बातें करते हैं और आसानी से निर्मला पर शक भी जताया जाता है, जिससे निर्मला की सामाजिक दुर्दशा और बढ़ जाती है। वह घर के सदस्यों के संदेहों और तानों के बीच अकेली पड़ जाती है। उसकी मानसिक पीड़ा बढ़ने लगती है। निर्मला के गहने चोरी होना मात्र भौतिक हानि नहीं है, बल्कि यह उसकी आत्मा का एक बड़ा कष्ट भी है, क्योंकि समाज में स्त्री का गौरव और मान सम्मान उसके आभूषणों से भी जुड़ा होता है। निर्मला अपने हृदय की पीड़ा के बीच पुलिस के पास चोरी की रिपोर्ट भी कराती है, लेकिन उम्मीद कम होती है कि चोरी हुए गहनों का पता चलेगा। ये घटना दहेज प्रथा की कुटिलता और स्त्री के आर्थिक अधिकारों की चुनौतियों को झलकाती है। अध्याय 10। यहाँ पर निर्मला की जीवन यात्रा में एक नया मोड़ आता है जब वह गर्भवती होती है। अपने इस नन्हे मेहमान के आगमन से निर्मला के जीवन में थोड़ी सी खुशी की किरण दिखाई देती है। गर्भधारण के दौरान उसे शारीरिक एवं मानसिक कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसकी ममता और साहस में कोई कमी नहीं आती। परिवार में तनाव अब भी बरकरार है। पति तोताराम के मन में निर्मला और बड़े बेटे मनसाराम के प्रति अविश्वास और संदेह बना रहता है। उसकी नीयत की सद्गुणता के बावजूद वह प्रेम और सम्मान की तंगी महसूस करती है। इस बीच निर्मला के मायके में भी घटनाएं घटती हैं। उसकी छोटी बहन कृष्णा की शादी उसी परिवार में तय हो जाती है जहां पहले निर्मला की शादी तय थी। ये जानकर निर्मला अंदर ही अंदर स्तब्ध रह जाती है। ये स्थिति उसके लिए सुखद नहीं होती, क्योंकि पहले जो रिश्ता टूट गया था, अब उसी परिवार में छोटी बहन का रिश्ता बन रहा है, जिससे निर्मला के मन में कई प्रकार की भावनाएं उमड़ती हैं। निर्मला एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, जो परिवार के लिए उम्मीद और उजाले की तरह होती है। लेकिन बहुतेरे सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक संकट अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। निर्मला की बेटी का जन्म उसके जीवन में कुछ खुशी लेकर आता है, परंतु साथ ही कई नई जिम्मेदारियां और चुनौतियां भी। ये घर के लिए खुशी की बात होती है, परंतु सामाजिक और पारिवारिक संघर्ष अभी भी जारी रहते हैं। निर्मला अपने नन्हे बच्चे के लिए आशा रखती है, पर जीवन में संभावित नए संघर्षों का सामना भी करती है। अध्याय 11। अब निर्मला की घरेलू स्थिति और अधिक कठिन होती जा रही है। निर्मला जब रोज अपने पति और बच्चों की देखभाल में व्यस्त रहती है, तब भी वह घर की समस्याओं से मुक्त नहीं हो पाती। घर में तोताराम की बहन रुक्मिणी का व्यवहार निर्मला के प्रति कड़वा और ताना प्रधान होता जा रहा है। वह निर्मला को बार बार ताने देती है, उसकी घरेलू व्यवस्थाओं पर उंगली उठाती है, जिससे निर्मला का मनोबल गिरता है। आर्थिक तंगी के कारण छोटे छोटे घरेलू सामानों की कमी और बच्चों की प्राकृतिक जरूरतों की पूर्ति पर भी निर्मला को संघर्ष करना पड़ता है। निर्मला परिवार के छोटे लड़के सियाराम की बेइज्जती और उपेक्षा से परेशान रहती है। सियाराम को मिठाई या खेलने के सामान के लिए भी पैसे नहीं मिलते। निर्मला खुद अपनी जरूरतों को भी टालती रहती है, चाहे वह अपने लिए तेल, कपड़ा या पान जैसी छोटी छोटी चीजें ही क्यों न हों। गहनों के चोरी का प्रकरण अब भी परिवार में तनाव का कारण बना हुआ है। निर्मला को अपने भाइयों और ससुराल वालों से संदेह और अविश्वास झेलना पड़ता है, जबकि वह स्वयं निर्दोष है। चोरी की घटना से उत्पन्न संवेदनाएं परिवार में टूटन को और गहरा जाती हैं। निर्मला के मन में अक्सर यह विचार आता है कि वह खुद को कमजोर क्यों पाती है और अपने लिए कुछ नहीं मांगती। फिर भी वह अपने कर्तव्य और परिवार के प्रति समर्पित रहती है। उसकी यह मजबूती और सहनशीलता उसके चरित्र की महत्वपूर्ण विशेषता बन जाती है। अध्याय 12। इसमें निर्मला के जीवन की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं और अधिक गंभीर रूप ले लेती हैं। परिवार का बड़ा बेटा मनसाराम मृत्यु की ओर बढ़ता है। वह अपनी विपत्तियों और घावों के बीच धीरे धीरे दुनिया छोड़ता है। मनसाराम के मरने के बाद निर्मला को गहरा दुख होता है और साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों के मन में भी दुख और पश्चाताप होता है। इस घटना से मुंशी तोताराम का जीवन व्यर्थ और निरर्थक सा लगने लगता है। उनका मनोबल गिर जाता है और वो कानूनी कार्यों में भी रुचि खो देते हैं। उनके दिल पर प्रबल दुख छा जाता है, जो अंदर अंदर उन्हें खोखला करता है। निर्मला अपने उस गहरे कलंक और अपमान के बीच फंसी हुई है, जो गहनों की चोरी जैसे घटनाओं की वजह से उसे सहना पड़ता है। उसके पास अपनी मासूम बेटी का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए कोई साधन या सहारा नहीं बचा है। मन में निराशा और विडंबना उमड़ती है। निर्मला के प्रति समाज और परिवार की कठोरता उसकी पीड़ा को और गहरा करती है।
वह अपनी नैतिक एवं व्यक्तिगत मर्यादा के बीच फंसी हुई होती है और कई बार सोचती है कि ईश्वर ने उसे यह जन्म क्यों दिया। वह अपने जीवन की व्यथा किसी से खुलकर कहने में असमर्थ रहती है। साथ ही निर्मला के करीबी लोग, विशेषकर उसकी बहन और पति तोताराम के मन में उसके प्रति संवेदनाएं मिश्रित भावनाओं के साथ प्रकट होती हैं। उनका जीवन एक टूटते गहरे जाल की तरह प्रतीत होता है। अध्याय 13। यह उपन्यास का अंतिम और सर्वाधिक मार्मिक भाग है। इस अध्याय में निर्मला के जीवन का संपूर्ण दुख और पीड़ा चरम पर पहुंचती है। उसका बड़ा बेटा मनसाराम अनेक मानसिक और शारीरिक कष्टों के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मनसाराम की मृत्यु से निर्मला की सारी उम्मीदें और जीवन का सहारा टूट जाता है। मृत्यु के समय उन्होंने अपने पिता की तरफ अंतिम बार देखा, मानो अपने निर्दोष होने को साबित कर देना चाहता हो। इस घटना ने निर्मला और उसके पति तोताराम के दिलों को गहरे आघात पहुंचाया। तोताराम का जीवन पूरी तरह से टूट जाता है और वह अपने काम से भी विमुख हो जाता है। निर्मला की छोटी बहन कृष्णा की शादी संपन्न होती है, जो एक संपन्न और समृद्ध घराने में होती है। लेकिन निर्मला को ये बात भावुक कर जाती है क्योंकि उसका खुद का जीवन दुख और अपमान से भरपूर था। सुबह के समय निर्मला अपने नवजात शिशु को लेकर पति के पास जाती है, उम्मीद करती है कि वह बेटी को अपनाएगा। किंतु पति का व्यवहार उदासीन रहता है, जिसे देखकर निर्मला हृदय से टूट जाती है। फिर भी वह अपने प्यार से बेटी को गोद में लेकर आशा की एक किरण के रूप में उसे स्वीकार करती है। किंतु दुखों का अंत नहीं होता। निर्मला का स्वास्थ्य लगातार गिरता चला जाता है। घरेलू तनाव और सामाजिक तिरस्कार ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कमजोर कर दिया है। आर्थिक तंगी की मार और परिवार के टूटने की वेदना उसके जीवन पर भारी पड़ती है। निर्मला अंततः नन्ही बेटी को अपने नंद रुक्मिणी के पास छोड़ देती है, जो स्वयं निर्मला से नाखुश और ताना मारने वाली है। ये निर्मला के जीवन का सबसे बड़ा कष्ट है कि उसे अपने सबसे प्यारे बच्चे को इस कठोर वातावरण में छोड़ना पड़ता है। और अंततः निर्मला दुनिया को अलविदा कहती हैं। निर्मला की मृत्यु एक भावुक और मार्मिक दृश्य होती है, जो उपन्यास के सभी सामाजिक संदेशों और त्रासदियों का सार प्रस्तुत करती है। दहेज प्रथा, बेमेल विवाह, पारिवारिक और सामाजिक गलतियों के कारण एक मासूम लड़की की जीवन यात्रा इतनी दुखदायी अंत तक पहुंचती है। उपन्यास का समापन प्रेमचंद की तीव्र सामाजिक चेतना का परिचायक है, जो समाज की बुराइयों, स्त्री के प्रति अन्याय और पारंपरिक कुरीतियों को उजागर करता है। निर्मला का जीवन समाज के कई अपकारी पहलुओं की जीवंत दास्तान है। यह उपन्यास एक त्रासद और सामाजिक चेतना जगाने वाली कहानी है। निर्मला का जीवन दहेज प्रथा, पितृसत्ता और पारिवारिक संघर्षों की कठोरताओं का एक दर्दनाक दस्तावेज है। प्रेमचंद ने अपनी लेखनी के माध्यम से ये दिखाया है कि कैसे एक निर्दोष स्त्री, जिसकी भलाई के लिए निर्णय समाज और परिवार द्वारा थोपे जाते हैं, अंततः सामाजिक अन्याय का शिकार बन जाती है। निर्मला की दुखभरी जिंदगी और उसकी असमय मृत्यु उस कुरीति के विरुद्ध एक सशक्त चुनौती है, जो कई पीढ़ियों तक महिलाओं को पीड़ा देती रही है। यह उपन्यास न केवल एक कहानी है, बल्कि एक आह्वान भी है कि समाज में बदलाव और नई सोच की आवश्यकता है ताकि महिलाओं को सम्मान और समानता मिल सके। निर्मला के संघर्ष और बलिदान की गाथा हम सभी के लिए विचार और संवेदनशीलता की सीख है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह ऑडियो बुक सारांश पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि यह अमर संदेश और भी लोगों तक पहुँचे।